फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएससी पर आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान ने 15 जनवरी को पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है। ये इंडिया टुडे की खबर है। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस कहता है पीएम इमरान लॉन्चेड पाक फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। और उन्होंने इस पॉलिसी के बारे में जो इंडिया के बारे में कहा गया है उसी को आज हम देखेंगे। ये पॉलिसी को लगभग 110 पेजेज में है, लेकिन जो रिलीज किया गया है लगभग 50 पेजों का एक छोटा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। उस आप चलते हैं सीधा डॉक्यूमेंट पे। ये है फर्स्ट पेज, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022 से 26, 5 सालों के लिए इन्होंने किया है। उसके बाद इन्होंने पहले क्या क्या आएगा, मैसेज बाय प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लास्ट में एक आता है, फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना के साथ क्या है, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के बारे में, यूएस, रसिया, सब के बारे में बताया है। इस बारे में देखेंगे। पहला जो आता है मैसेज बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 से 2026 तक 5 सालों के लिए लॉन्च की है। उसके बाद इन्होंने पीएम इमरान खान ने क्या कहा है, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, रीजनल पीस, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, रीजनल कनेक्टिविटी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब कि जो आपस में रीजन है एक दूसरे से कनेक्ट हो, इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो, वेस्ट एशिया साउथ एशिया से कनेक्ट हो, साथ साथ जो स्टेबिलिटी है, जैसे अफगानिस्तान में स्टेबल नहीं रहता, लगभग वहाँ पे कोई ना कुछ चलता रहता है। पाकिस्तान का भी जो नॉर्दर्न एरिया है, साथ साथ जो साउथ वाला बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ भी स्टेबल नहीं रहता। उस बारे में इन्होंने बताया है। अब इन्होंने लास्ट में एक वर्ड यूज किया है कि जो पाकिस्तान की रियासत होगी अगले हमारे 5 साल के लिए, उसमें एक रियासत मदीना, ये बार बार कहते हैं रियासत मदीना की तरह हम बनाएंगे। ये मोहम्मद साहब जब जीते थे जंग बदर, तो उन्होंने उसके जंग बदर के पहले जब वो मदीना में पहली मस्जिद का निर्माण करते हैं, उसके बाद उन्होंने जो अपने शासन में कैसे चलाया था उससे बार बार कहते हैं कि हम उसी तरह रियासत मदीना की तरह अपने पाकिस्तान स्टेट को चलाएंगे। इनका ये फेमस। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इनका मेन जो फोकस था अभी तक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में क्या है, डिफेंस, इन सब पे ज़्यादा फोकस था। पहली बार जो इन्होंने लेके आया है वो जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, ये वर्ड यूज किया गया है। एनएसए ने कहा है कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द कोर। फोकस अब जो पाकिस्तान का ज़्यादा इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय सबसे बुरे हालात में है। उसके बाद फिर जो आता है हमारे लिए सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कहा गया है। उसके बाद ये है जो इम्पोर्टेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इनका क्या होगा। इस बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये इन्होंने बताया कि एक इनकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती थी, जो ज़्यादातर इनकी डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, इन सब पे इनका ज़्यादा फोकस होता था, जिससे ये अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी, जो वेलफेयर है, उस पर ध्यान नहीं दे, जिससे इनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग भारत का 5 गुना इनके यहाँ लगभग 20% इस समय इन्फ्लेशन है। इस भारत में लगभग 5-6 चलता रहता है, पैंडेमिक टाइम पे 9 चला गया था। तो इस बारे में इन्होंने फोकस करने का, अब इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना होगा दूसरे की अपेक्षा। उसके बाद हमारे इस बहुत ज़्यादा कुछ और बताया नहीं। फिर इन्होंने गवर्नेंस के बारे में बताया है कि कल्चर के बारे में बताया है थोड़ा बहुत। फिर जो सिक्योरिंग और इकोनॉमिक फ्यूचर, इनका थर्ड जो है कि इकोनॉमिक फ्यूचर, इनमें इन्होंने ज़्यादातर जो फोकस किया है टूरिज्म। पाकिस्तान में टूरिज्म कैसे डेवलप होगा ये नहीं पता। साथ साथ इन्होंने अपने एहसास एक प्रोग्राम चलाया था पाकिस्तान ने इसमें पैंडेमिक टाइम में, कि सबको रोजगार देने का, सबको पैसे डायरेक्ट कुछ बेनिफिट दिया था। उसके बाद इन्होंने एक बताया है कि द साउथ बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान में जैसे कितने प्रोविंस है, तो पहला है एक पंजाब जो मेन है, उसके बाद बलूचिस्तान, एक सिंध और एक है खैबर पख्तूनख्वा। 4 प्रोविंस हैं। 2 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहाँ बोला जाता है। एक फाटा जो नॉर्थ वजीरिस्तान जिसे पहले बोला जाता था,
और एक दूसरा अब इन्होंने बना दिया ये गिलगित बल्टिस्तान। और अभी जो पीओके है उसको मतलब स्वयं वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, उसको पाकिस्तान के अंदर नहीं, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान और वजीरिस्तान इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। 4 प्रोविंस हैं, साथ साथ 2 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं। इनके बारे में बताया गया कि जैसे अभी तक क्या होता था, वहाँ पंजाब पे ज़्यादा फोकस था, जो पाकिस्तानी पंजाब है उन्हीं से सारे प्रधानमंत्री अभी तक जितने निकले हैं सारे प्रधानमंत्री वहीं से थे। पहली बार पाकिस्तान जो में इमरान खान बना है खैबर पख्तूनख्वा का है। उसके बाद सारे लगभग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाहौर जो उनका बड़ा शहर है, इस्लामाबाद, सारे पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत सिंध में है। जो एक खैबर पख्तूनख्वा साथ साथ बलूचिस्तान, इन दोनों पे फोकस नहीं है। तो इन्होंने यहाँ बताया कि सबके लिए डेवलपमेंट पैकेज इशू किया जाएगा। हमारे लिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये देखो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक लोकेशन प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी, मतलब ट्रेड के लिए इन्हें ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी फॉर साउथ टू सेंट्रल एशिया। मतलब अगर साउथ एशिया को, इंडिया को, बांग्लादेश को अगर जाना है सेंट्रल एशिया में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू जाना है, बाकी कोई रूट ही नहीं है। ये इन्होंने बताया कि रूट डेवलप करेंगे, कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। साथ है कि वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट से अफ्रीका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया को सेंट्रल एशिया और साथ ही साउथ एशिया से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी रूट डेवलप करेंगे, इस बारे में इन्होंने बताया है। साथ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बताया कि 30% 2030 तक पाकिस्तान की जो एनर्जी होगी, यूज होगी, और 30% रिन्यूएबल एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये चैप्टर है। इंटरनल सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं, अगला चैप्टर हम लोग का है इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें मेनली इन्होंने बताया जो अभी टीएलपी, इन्होंने पूरे लाहौर को कब्जा कर लिया, एक तरह पूरी वहाँ की पुलिस धराशायी हो गई थी। वो आर्मी को बुलाना पड़ गया। टीएलपी ये फ्रांस वाले जो मुद्दे पे, मोहम्मद साहब की क्रिकेचर वाले पे पूरा जाम कर दिया था, लगभग 1 हफ्ते तक जाम चला है टीएलपी ने, तहरीक लब्बैक। तो उस वजह से इन्होंने बताया कि हम पुलिस को कैसे मजबूत करेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि सोच लीजिए किसी दिन में पुलिस कमजोर हो जाए, आर्मी को बुलाना पड़ा इंटरनल मैटर के लिए, इस बारे में इन्होंने यहाँ बात किया है। हमारे लिए अगला है ये है फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें इन्होंने पहला जो बताया है वो अब कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे अपनी। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं ये। उसके बाद फिर इन्होंने जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने 370 खत्म कर दिया, इसके बारे में बताया कि पाकिस्तान रिजेक्ट करता है और जैसे पहले था सेम उसी पेज पे आए 370 को फिर से बहाल करें, ये बताया। साथ साथ इन्होंने ये मांग की है इस पॉलिसी में कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सेल्फ राइट डिटर्मिनेशन गारंटी दिया है कि मतलब वहाँ एक रेफरेंडम कराया जाए और वो लोग क्या चाहते हैं इस बारे में इन्होंने बताया। अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा, बस इन्होंने ये लिखा है कि अफगानिस्तान पोटेंशियल जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया जो अभी बताया साउथ एशिया का कनेक्टिविटी वो जंक्शन है। क्योंकि अगर आप वेस्ट एशिया में जाना चाह रहे हैं तो अफगानिस्तान सेंट्रल पे, अगर आप साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं तो अफगानिस्तान सेंट्रल पे। इस बारे में बताया कि इन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है। चाइना के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताया इन्होंने। चाइना के लिए सबसे ज़्यादा जो इनका इम्पोर्टेंट रूट है कासगढ़ से लेके ग्वादर तक सी पैक जो चल रहा है, लगभग 44 बिलियन डॉलर से शुरू हुआ था सी पैक। आज इतना ज़्यादा इसमें कर्ज बढ़ के पिछले 2015 से स्टार्ट हुआ है, आज 22 चल रहा है, 7 सालों से अभी कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ है, 50% अब रुक भी गया है। कासगढ़ से ग्वादर तक ये लगभग बहुत सोचिए कितना इंक्रीज हो गया है, 45 to 61 बिलियन डॉलर, लगभग जाके 16 बिलियन इंक्रीज हो गया है पैसा, केवल इतना लेट होने की वजह से। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी ये भारत के गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है, ये भारत प्रोटेस्ट करता है। और साउथ में बलूचिस्तान वाले नहीं चाहते कि यहाँ पे बने, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा। चाइना के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं, इन्होंने सी पैक ही ज़्यादा फोकस किया। मेन फोकस जो किया है इंडिया के बारे में, इन्होंने कहा है कि हम इच्छा रखते हैं कि इंडिया से अपने रिलेशन अच्छा करें
और जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, ये इन्होंने पहले बताया। इन्होंने साथ साथ ये बात बहुत की, द राइज ऑफ हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स, जो बीजेपी शासित राज्य हैं इनके बारे में कहा है कि डीपली कंसर्न है, ये पाकिस्तान की इमीडिएट सिक्योरिटी पे खतरा है, इन बारे में बताया है। साथ साथ इन्होंने ईरान के बारे में बताया कि एक नेबर है, दोनों इस्लामी मुल्क हैं, हम दोनों से अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं। इन्होंने फिर मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के बारे में बताया। इसमें इन्होंने बताया गल्फ कंट्रीज, जो इनका करता धरता है ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज में, इन्होंने बताया मिलियन ऑफ पाकिस्तानी रहते हैं, जो रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स है, और हम चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज से रिलेशन अच्छे करें। इनका जो सबसे बड़ा सारे पैसे जो आते हैं जब इनकी यहाँ इकोनॉमी खराब हो जाती है, अभी अभी $2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने दिया है, तो पाकिस्तान डीपली ब्रदरली टाइज विद सऊदी अरेबिया। साथ ही इन्होंने पैलेस्टीन के बारे में भी लिख दिया है कि पैलेस्टीन के बारे में टू नेशन जो थ्योरी है कि टू स्टेट पॉलिसी, कि दो, एक इजराइल एक पैलेस्टीन, जो यूएन द्वारा बताया गया है, सेम जब उस पर तक राजी हो जाएगा तभी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, ओआईसी और यूएन द्वारा रेजोल्यूशन जो पास किया गया है। साथ ही इन्होंने आजकल का एक नया भाई इनका निकला है टर्की, उसके बारे में पाकिस्तान से ब्रदरली टाइज विद टर्की व्हिच आर बेस्ड ऑन कल्चर, रीजनल और हिस्टोरिक। चलो रिलीजियस तो कल्चरल कैसा है, हिस्टोरिक क्या है, मतलब 50 साल पहले पाकिस्तान में कल्चरल तो कोई नहीं है, वो लोग अलग तरीके से, वो लोग वेस्टर्न ज़्यादा हैं, ये लोग एशियन ईस्टर्न ज़्यादा हैं, दोनों में कोई कल्चरल और हिस्टोरिक नहीं है। लेकिन अब नया भाई बना है, पैसा दे रहा है, तो ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के बारे में इन्होंने लिखा है कि अब हम कैंप पॉलिटिक्स, जैसे कभी रसिया के कैंप में, कभी चाइनीज कैंप में, कभी अमेरिका कैंप में, अब इस कैंप पॉलिटिक्स से, जैसे 1991 के पहले ज़्यादातर 1991 क्या अफगानिस्तान वार तक ये यूएसए कैंप पर में रहे, आजकल चाइनीज की गोद में बैठे हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अब हम कैंप पॉलिटिक्स से निकलना चाहते हैं। यूएस को ये बता रहे हैं कि अब हम स्वतंत्र होके सारा डिसीजन लेंगे। और इन्होंने यूके के बारे में बताया कि यूके और यूरोप में इनका जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है, जीएसपी प्लस, इंडिया को नहीं, इंडिया को हटा दिया गया, यूएस ने भी हटा दिया जीएसपी स्टेटस भारत का। तो ज़्यादातर ये जो अपना यूरोप और यूके के साथ रिलेशन रखते हो, जीएसपी और जो इनका गेहूं और चावल और आम एक्सपोर्ट करते हैं उन बारे में। सेंट्रल एशिया और रसिया, सेंट्रल एशिया आपको बता दिया, रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में इन्होंने देखो, अंडर विजन सेंट्रल एशिया पाकिस्तान इज वर्किंग टुवर्ड, ज़्यादातर कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के तहत जो एनर्जी वहाँ की, जो जैसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, भारत की एक लाइन भी है तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी जो गैस लाइन बन रही थी अब तो रुक गई है। इस बारे में इन्होंने बताया है कि एनर्जी जो है सेंट्रल एशिया की, उस बारे में हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जो फोकस होगी अब जियो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस होगी। पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पिवट इज फोकस्ड ऑन एनहांसिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज थ्रू कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इनकी जियो लोकेशन बहुत बेहतर है। साथ ही इन्होंने ये बताया कि रसिया के साथ हम रिलेशन अच्छा रख सकते हैं क्योंकि रसिया को एक रूट प्रोवाइड कराएंगे सेंट्रल एशिया के थ्रू टू इंडियन ओशियन। पार्टनरशिप रसिया एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट में रसिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान आल्सो इम्पोर्टेंट पार्टनर इन आवर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान पे जो, मतलब इनका एक तरह अफगानिस्तान पे सेंट्रल एशिया तो नहीं कह सकते, लेकिन रसिया और पाकिस्तान एक पेज पे हैं। सेंट्रल एशिया में कुछ जैसे तजाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ तो नहीं है, भारत के ज़्यादा करीब है। तो रसिया और पाकिस्तान इस पे एक पेज पे, यहाँ भारत से डिफर करते हैं दोनों। इस बारे में बताया कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान के बारे में। अदर इम्पॉर्टेंट रीजन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। इन्होंने फिर लास्ट में बोल दिया है कि यूएन के रिकॉग्नाइज सेल्फ डिटर्मिनेशन जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। बाकी कुछ इन्होंने अब ज़्यादा कुछ नहीं। फिर एक इन्होंने लास्ट में ये बोल दिया है कि यूएन की जो पॉलिसी है इस पे हम लोग एक, मतलब साथ चल के यूएनएससी रेजोल्यूशन के बारे में बताया है, और वैसे भी कि जो यूएन के ह्यूमन राइट है
या कोई ग्रुप है रिफ्यूजी है, इस पे एक पेज पे आए पूरी दुनिया, जिससे क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट एशिया में रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमन राइट क्राइसिस ये लोग ज़्यादातर उठाते रहते हैं कि पैलेस्टीन में ये हो रहा है, जो कि अपने यहाँ खुद ही कर रहे हैं फाटा में। ये इनकी पूरी 50 पेज की पॉलिसी थी। ज़्यादातर जो हमारे इंपॉर्टेंट में फॉरेन रिलेशन वाली थी, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी ज़्यादा 110 पेजों की पूरी है, लेकिन जो इन्होंने इशू किया है 50 पेजों की, ये इनकी पूरी थी। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।